हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में उपेंद्र सिंह की बुक से हम लोग बात करेंगे कि होमिनिन रिमेन्स की सिचुएशन क्या है जब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमें होमिनिन रिमेन्स किस प्रकार के मिल रखे हैं और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आए हैं। और इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स भी देखने को मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, उनके रिमेन्स जैसा कि हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले राइटर हमें ये बता रहे हैं कि जो एनिमल फॉसिल्स हैं और जो स्टोन टूल्स हैं, इसके कंपैरिजन में जो हमें होमिनिन फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, सिंपली अब अगर ऐसा मान लो कि इंसानों के शरीर के जो अवशेष हैं वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू जानवरों के शरीर के जो अवशेष हमें मिल रखे हैं, और इंसान पुराने ज़माने के अंदर जो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे उसके अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को ज़्यादा मिले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके पीछे ऐसा बोला जाता है बड़े सारे हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के ग्रुप के लोगों का कि इन्वेस्टिगेशंस अभी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रॉपर तरीके से की नहीं गई हैं। शायद से इस वजह से हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो इन्वेस्टिगेशन की गई हो चाहे ना की गई हो, अभी हमारे सामने जो पिक्चर अवेलेबल है हमें उसी पर विश्वास करते हुए ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ओवरऑल होमिनिन रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर हमें कम देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एज कम्पेयर टू एनिमल फॉसिल्स एंड स्टोन टूल्स। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट बनकर आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आ सकता है। तो 19th सेंचुरी ऑनवर्ड से क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, या फिर अगर आप ऐसा कहो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सकवेशंस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, भारत और उसके आसपास के देशों में। तो 19th सेंचुरी ऑनवर्ड से क्या हमें देखने को मिलता है, बड़े सारे हमें फॉसिल एप्स के जो रिमेन्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसको डिस्कवर करा गया शिवालिक हिल्स में। अब ये जो हिल्स हैं, जैसा कि आप ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ते हो, दे आर द आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयाज, और इनको हम सब हिमालयन जोन भी बोलते हैं। और कौन कौन से कंट्रीज़ को बेसिकली ये जो शिवालिक हिल्स हैं टच करते हैं, सब हिमालयन जोन कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो ये जो है आपको देखने को मिलती है पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में और भूटान में। अब यहाँ पर ना बड़े अजीबोगरीब जो नाम हैं वो इतिहासकार इनको देते हैं। यहाँ पर जो भी ह्यूमन फॉसिल्स, हमें होमिनिन फॉसिल्स जो मिल रखे हैं, उन फॉसिल्स के नेम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उनके लिए बड़े अलग अलग नाम जो हैं वो यूज़ होते हैं, और इन नामों को कलेक्टिवली बोला जाता है एज गॉड एप्स ऑफ द शिवालिक। अब ऐसा क्यों? आप नाम देख लो, वो भगवानों के नाम पर ही इनके ह्यूमन फॉसिल्स के नाम रखे गए हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ह्यूमन इरेक्टस की, तो जो पिथिकस वर्ड है वो आपको देखने को मिलता है, उसके आगे किसी एक देवता का नाम लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फॉसिल्स को बोला गया एज रामापिथिकस। ये आपको सुनने में ही पता लग रहा होगा कि ये भगवान श्री राम से रिलेटेड है। फिर किसी किसी फॉसिल्स को बोला गया, उनकी कैटेगराइजेशन बनाई गई एज शिवापिथिकस, भगवान शिव के साथ रिलेटेड। और उसके बाद ब्रह्मापिथिकस, लॉर्ड ब्रह्मा के साथ रिलेटेड जो भी फॉसिल्स की कैटेगराइजेशन बना गई, ये ब्रह्मापिथिकस के फॉसिल्स को उस कैटेगरी में डाला गया कलेक्टिवली, क्योंकि नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं एज राम, शिवा एंड ब्रह्मा, जो कि गॉड नेम्स हैं। तो इनको गॉड एप्स ऑफ द शिवालिक कहा जाता है इन फॉसिल्स को, जो कि हमें यहाँ पर सब हिमालयन जोन से, या फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से लोकेशन वाइज बताना चाहो तो ये जो फॉसिल एप्स हमें मिल रखी हैं फ्रॉम द शिवालिक हिल्स, क्योंकि इनके नाम जो हैं बड़े सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इनके नाम जो रखे थे वो भगवानों के नाम पर रखे थे, इसलिए इनको गॉड एप्स ऑफ द शिवालिक कहा जाता है। अब अगर इन सारे पिथिकस में से, रामापिथिकस, शिवापिथिकस एंड ब्रह्मापिथिकस में से अगर हम रामापिथिकस की बात करें,
तो रामापिथिकस के जो रिमेन्स हैं, इस प्रकार के जो फॉसिल्स हैं उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि बेसिकली रामापिथिकस कोई एक फॉसिल तो नहीं है, ये तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक कैटेगरी है। तो रिमेन्स ऑफ रामापिथिकस जो हैं वो सब्सिक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं एशिया के अलग अलग कोनों में, अफ्रीका में भी और यूरोप में भी। और इनकी जो डेट पता लगाई गई कि ये कितने पुराने ह्यूमन फॉसिल्स हैं, तो ये है 10 से 14 मिलियन ईयर्स एगो। MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स एगो। रामापिथिकस जो है, हिस्टोरियंस ने ऐसा पता लगाया अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी ऑब्वियसली, कि ये जो है ये मियोसीन और प्लियोसीन ट्रांजिशन जो फेज चल रहा था, मियोसीन एरा और प्लियोसीन एरा के बीच में जो टाइम पीरियड था ये उसके बीच में रहते थे। और ऐसा एक बार के लिए समझा जाता था पहले हिस्टोरियंस के सामने, जब बड़ी सारी चीज़ें अनक्लियर थी तो उनका ये मानना था कि सबसे पुराने डायरेक्ट इंसानों के कोई जो एंसेस्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। पहले ऐसा माना जाता था कि सबसे पुराने डायरेक्ट अगर एंसेस्टर कोई इंसानों के हैं तो ये रामापिथिकस की कैटेगराइजेशन में आने वाले जो होमिनिन्स थे ये वही हैं। लेकिन ये जो आइडिया है और जो रिलेशनशिप है रामापिथिकस की फॉसिल्स के साथ, कौन सा रिलेशनशिप, हमारा उनका मतलब उनको हमारा एंसेस्टर कहने का रिलेशनशिप और उनका हमसे क्या डायरेक्ट लिंक है आज के मॉडर्न ह्यूमन से, ये जो पूरा आइडिया और जो रिलेशनशिप है अलग अलग फॉसिल्स की जो टाइप्स हैं उसको बेसिकली क्या करा गया, क्वेश्चन करा गया। कब करा गया? जब नए नए साइंटिफिक मेथड्स जो हैं, जब नए नए डेटिंग मेथड्स जो हैं वो निकल कर आए, जिसके बेसिस पर हम फॉसिल्स को लेबॉर्ट्री कंडीशंस में जाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर हम प्रिसाइज तरीके से जब डेट दे सकते थे उस चीज़ की कि ये कितना पुराना फॉसिल है। और इसको क्वेश्चन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डेटिंग मेथड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ फॉसिल एविडेंस, के जो फॉसिल्स अब हमें मिल रखे हैं साइंटिफिक तरीके से, like using various methods like radiocarbon dating method, C14 मेथड और भी बहुत सारे जो मेथड्स हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो डिस्कस करे थे, उसके बेसिस पर ये खुलासा हो गया कि इनसे भी पुराने ह्यूमन फॉसिल्स हमें मिल रखे हैं, तो हम इनको ओल्डेस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर मॉडर्न ह्यूमंस का नहीं कह सकते। अब अगर हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर अगर हम सिर्फ साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अर्ली ह्यूमन रिमेन्स साउथ एशिया के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं वो थोड़े से रीसेंट ईयर्स के ही हैं, मतलब वो बहुत पुराने नहीं हैं। कि आप ये सोचो कि साउथ एशिया में इंसान जो है वो बहुत पुराने समय में रहते थे, जस्ट लाइक अगर आप उसको कंपेयर करने जाओ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाले इंसानों से। तो ये चीज़ ऑथेंटिकेट करी गई है कि जो साउथ एशिया के अंदर जो हमें अर्ली ह्यूमंस के जो रिमेन्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े से रीसेंट ईयर्स के हैं। 1966 की बात है, एक पर्सन थे जिनका नाम था लुई डुप्री, ठीक है, आप इनको लुइस डुप्री भी कह सकते हो लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज लुई डुप्री। इन्होंने एक अवशेष ढूंढा था ऑफ राइट टेम्पोरल बोन, ऑफ राइट टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन क्या होती है, किस प्रकार की देखती है, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था, हम कुछ बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी उसको एक बारी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको टेम्पोरल बोन दिखाऊं, तो टेम्पोरल बोन इज रिलेटेड टू बोन जो कि आपके क्रेनियल पार्ट से जुड़ी होती है, आपके स्कल से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है टेम्पोरल बोन इज अ पेयर्ड बोन लोकेटेड ऑन द साइड्स एंड बेस ऑफ द स्कल, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ताकि आप इसके माध्यम से सुन सको और आपके दोनों कानों में जो आवाज़ है वो बैलेंस होकर जाए। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलती है वाली बोन, ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, आपका जहाँ पर ये जो जबड़ा ख़त्म होता है और जो कान के पास वाला एरिया है, इस जगह पर आपकी टेम्पोरल बोन लोकेटेड होती है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर कोई स्कल तो नहीं मिला, और टेम्पोरल बोन हमारे लेफ्ट में भी होती है, राइट में भी होती है, जो कि कानों की आवाज़ को बैलेंस करने की कोशिश करती है। बाहर से आप जो भी आवाज़ें सुनते हो, जैसे अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो वो टेम्पोरल बोन जो है वो बहुत अच्छा मीडियम है मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का, या आपकी आवाज़ को मेरे तक पहुंचाने का, या हम सबकी आवाज़ को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो राइट टेम्पोरल बोन के कुछ अवशेष यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको देखने को मिले थे। कहाँ देखने को मिले थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस कंट्री की हम बात करते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेगमेंट्स ऑफ द राइट टेम्पोरल बोन के एविडेंसेस हमें उसके फ्रेगमेंट्स अवशेष मिल रखे हैं, डैट इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर एक केव साइट है जिसका नाम है दर्रा आयकुर इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान। ये वहाँ पर एक केव साइट है, वहाँ पर हमें ये जो राइट टेम्पोरल बोन है इंसानों का जो कान के पास की जो हड्डी है, राइट साइड वाली हड्डी, यहाँ पर हमें उसके अवशेष मिल रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस हड्डी के ऊपर, इस टेम्पोरल बोन के ऊपर जब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड करी गई तो इसने हमें ये चीज़ एक तरीके से खुलासा करने के तौर पर ये पता करके दी रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड ने कि ये कितनी पुरानी है। ये लगभग 30,000 साल पुरानी है। अब उसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना था कि इसके अंदर 1900 साल प्लस या माइनस कर लो, ठीक है, या 1200 साल प्लस या माइनस कर लो, तो उसके आसपास ही उतनी पुरानी है। तो अगर आप इसको बोलना चाहो मोटा मोटी, अगर एक हिसाब देना चाहो तो 30,000 साल या 28,950 साल ये पुरानी है। ठीक है, तो इतनी पुरानी है ये वाली बोन जो हमें देखने को मिलती है। अब ये जो फ्रेगमेंट है इसको, मतलब ये जो राइट टेम्पोरल बोन का जो हमें अवशेष देखने को मिला है यहाँ पर अफगानिस्तान के केव साइट पे, डैट इज दर्रा आयकुर की साइट पर, तो दिस फ्रेगमेंट वॉज कंसिडर्ड कंसिस्टेंट विद निएंडरथल्स एज वेल एज एनाटॉमिकली, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जैसा मॉडर्न ह्यूमंस को देखते हैं वैसा जैसे निएंडरथल्स का और आज के मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का जिस प्रकार से टेम्पोरल बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिला, ये बिल्कुल उससे मेल खाता हुआ एक बिल्कुल सिमिलैरिटी के बेसिस पर ही एक ही हड्डी थी टेम्पोरल बोन की, जैसा निएंडरथल्स के शरीर में देखा गया था और मॉडर्न ह्यूमंस के अंदर जैसा टेम्पोरल बोन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही हमें साउथ एशिया के अंदर ये जो दर्रा आयकुर नाम की एक केव साइट की जगह अफगानिस्तान के अंदर, जिसको लुई टूपरी ने यहाँ से ढूंढकर निकाला था, तो सेम तरीके का एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्पोरल बोन। और यहाँ पर जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ जो स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं उनको रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड और दूसरे साइंटिफिक मेथड्स की सहायता से ये पता लगाया गया डैट दे बिलोंग टू मिडल पेलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, मिडल पेलियोलिथिक कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती हैं धीरे धीरे कर 1982 में एक पर्सन थे जिनका नाम था अरुण सोनाकिया। ये बिलोंग करते थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। तो इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी हथनोड़ा गांव के पास ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि 40 किलोमीटर दूर है होशंगाबाद शहर से। यहाँ पर इन्होंने क्या ढूंढा था, यहाँ पर इन्होंने ये देखा था कि एक जो थिक मिट्टी की जो लेयर है जहाँ पर रेत है, थोड़े थोड़े पत्थर कंकड़ वगैरह जो गड़े हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ पर एक फॉसल को ढूंढा था। उस फॉसल में इन्होंने ये फाइंड करा था ध्यान से देखने के बाद कि इट वॉज अ क्रेनियम, यानी कि वो एक स्कल कैप थी। ऊपर का जो हिस्सा होता है ना स्कल का, उसको हम स्कल कैप कहते हैं। क्रेनियम बेसिकली ऊपर वाली साइड होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रेनियम प्रॉपरली है क्या। क्रेनियम जो है ये आपका पूरा का पूरा, ये जो आपका चेहरे से लेकर ये जो पूरा ऊपर का ये जो हिस्सा होता है आपका ब्रेन केस और फेशियल बोन्स को इंक्लूड करके, ठीक है, तो ये आपका एक क्रेनियम कहलाता है। ठीक है, और इसको हम दूसरे नाम से जैसे बुलाते हैं तो आप इसको स्कल कैप भी कह सकते हो। ठीक है, स्कल कैप क्रेनियम। तो ये वाला जो हिस्सा जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ये, ठीक है, आप पूरा इंक्लूड भी कर सकते हो वैसे इसके अंदर ये जो फेशियल बोन्स है आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो क्रेनियम है ऊपर वाला हिस्सा है ये जो है ऐसे हमें कटा हुआ सा मिल रखा था, इसलिए उसको स्कल कैप कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें इसके एक फॉसल देखने को मिला था along with some fossils of vertebrates। वर्टिब्रेट्स कौन से जानवर होते हैं, कौन से स्पीशीज़ होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो कुछ वर्टिब्रेट्स के फॉसल्स हमें मिले थे, जैसा कि यहाँ पर कुछ वर्टिब्रेट्स के साइंटिफिक नाम आपको दे रखे हैं लाइक प्रोबोसीडियंस एंड बोविड्स। तो क्रेनियम के अलावा हमें वर्टिब्रेट्स के भी कुछ फॉसल्स देखने को मिले थे। तो एक बार के लिए हम देखते हैं ये प्रोबोसीडियंस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये कैसे वर्टिब्रेट्स हैं। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हो,
दीज आर प्रोबोसिडियंस, जैसे जंगली हाथी पुराने ज़माने के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे वुली मैमोथ। तो इस तरीके के हाथी को आप कहते हो, साइंटिफिक नेम से बुलाते हो एज प्रोबोसिडियंस। और यहाँ पर दूसरा हमें दे रखा है जो वर्टिब्रेट हमें उसके फॉसिल देखने को मिलते हैं, डैट वॉज बोविड्स। तो बोविड एक तरीके का ऐसा 2 सींग वाला एक ही जानवर होता है, ठीक है। यहाँ पर और डायग्राम अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो। ये सारे, इनको ऐसा माना जाता है कि ये सारे बोविड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 2 सींग वाले ये जो जानवर होते हैं, जिसके अंदर आपको डियर देखने को मिल रहा है, एक एंटीलोप देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ कैटल्स देखने को मिल रही हैं, ये सारे बोविड्स हैं। तो बोविड कोई पर्टिकुलर जानवर नहीं होता है, जैसे हम बात करते हैं कैटल्स की, तो ये एक प्रॉपर तरीके से कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर हमें क्रेनियम के अलावा प्रोबोसिडियंस और बोविड्स के कुछ जो फॉसिल्स हैं वो भी देखने को मिले थे, और कुछ हमें लेट टाइम पीरियड के एशलियन टूल्स भी देखने को मिले थे। दिस वर्ड इज नोन एज एशलियन, ठीक है, एशुलियन करके ये लिखा होता है, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एशलियन टूल्स। ये भी हमें देखने को मिले थे। अब ये जो एशलियन टूल्स होते हैं, वैसे तो आगे चलकर हमारी बुक के अंदर हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एशलियन टूल्स बेसिकली हैं क्या। तो जो ये जो एशलियन टूल्स हैं, ये इस प्रकार की स्टोन टूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो एशलियन टूल्स आर प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स, ठीक है, जो कि एक हैंड एक्स के तौर पर यूज़ करे जाते थे, और भी बेसिकली यूज़ केसेस के होते हैं। इसको अर्ली होमिनिन से क्रिएट करा था, लाइक होमो इरेक्टस, ठीक है। और ये टूल्स दिखाते हैं कि इंसानों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैसे प्राप्त करा था, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग और स्किल के साथ कैसे इन टूल्स को बनाया था। ये टूल्स जो हैं इंसानों के बड़े सारे इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करे जाते थे, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड साइज, लाइक बुचरिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स, गड्ढा खोदना डिगिंग के लिए, और लकड़ी वगैरह को काटने के लिए, वुड वगैरह को काटने के लिए ये एशलियन टूल्स यूज़ करे जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक स्कल फ्रेगमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब एक स्कल का एक अवशेष देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्कल था ये एक औरत का था। जब उसके ऊपर साइंटिफिक टेक्निक से लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर पता लगाया गया कि जो स्कल है औरत का, तो वो औरत कितने साल की थी, मतलब होगी अराउंड, तो ये डेट निकल कर आई कि ये नंबर निकल कर आया कि उस औरत की जो उम्र होगी वो 27 साल से 32 साल के आसपास होगी, ठीक है। तो ये अरुण सोनाकिया जी ने बेसिकली यहाँ पर ये सब डिस्कवर करा था। तो अरुण सोनाकिया जी ने ये भी सजेस्ट करा डैट ये जो औरत का एक जो स्कल मिल रखा है, ये रिप्रेजेंट करता है एन एडवांस वेराइटी ऑफ होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस कैटेगरी में आने वाला ही एक ह्यूमन बीइंग का स्कल था, एक औरत का स्कल था, लेकिन होमो इरेक्टस के अंदर भी ये स्कल रिप्रेजेंट करता था एक एडवांस वैरायटी के होमो इरेक्टस को। अब यहाँ पर एडवांस वर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, जो स्कल का जो साइज़ था, जो जगह थी जिसके अंदर हम इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रेन जो रहा होगा वो भी बड़ा रहा होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है, अराउंड 1155 टू 1421 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सीसी अगर रिप्रेजेंट जो वर्ड यूज़ होता है, जो नंबर यूज़ होता है, सीसी के आगे जो भी नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1155, 1421, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो क्रेनियल साइज़ है, जो आपके पूरे स्कल का साइज़ है वो कितना बड़ा है। और उसके लिए जो हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप कह लो जो हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको नाम दिया गया एज होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, ठीक है। अब नर्मदेंसिस ये वर्ड क्या है, ये क्या कोई कैटेगरी होती है होमो इरेक्टस की? नर्मदा नदी के पास ये सारी खोज करी गई थी, इसलिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाकर इसको एक नाम दिया गया एज होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। तो अगर हम देखें दूसरे स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो क्रेनियम अरुण सोनाकिया जी को मिला था, जब इन्होंने अपने फेलो रिसर्च स्कॉलर्स को दिखाया, तो उनका ये कहना था दैट दिस क्रेनियम बिलोंग्स टू एन आर्केक अर्ली वेराइटी ऑफ होमो सेपियंस। और ये पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि जो नर्मदा विमेन का
नर्मदा वुमेन का हमें जो ये जो क्रेनियम मिला है, ये जो इसकी स्कल कैप मिल रखी है, और जो भी चीज़ें मिल रखी हैं हमें इसकी, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वुमेन, उसकी तो हमें स्कल कैप ही मिली थी, लेकिन वर्टिब्रेट्स वगैरह भी यहाँ पर हमें मिले थे और कुछ एशलियन टूल्स भी मिले थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली इस औरत के क्रेनियम की स्कल कैप की बात करें, तो दूसरे स्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना था, जब अरुण सोनाकिया जी ने उनको अपना रिसर्च वर्क दिखाया, कि दिस वुमेन बिलोंग टू एन इंटरमीडिएट स्पीशीज़। हम उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बल्कि दो अलग अलग ह्यूमन वैरायटी की स्पीशीज़ के बीच में हम उसको डाल सकते हैं। जैसे किसी किसी का ये कहना था कि ये होमोसेपियंस की कैटेगरी में आने वाला जो है क्रेनियम है, किसी का ये कहना था कि ये होमो इरेक्टस की कैटेगरी में आना है, और कुछ हिस्टोरियन से बोलते थे कि ये ना ही प्रॉपर तरीके से होमो इरेक्टस की कैटेगरी में आप इस क्रेनियम को, इस स्कल कैप को डाल सकते हैं, ना ही होमोसेपियंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस के बीच में जब एक पूरा का पूरा ट्रांजिशन आया, उसके बीचों बीच की कुछ एक ये औरत रही होगी जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारे सामने एक रिसर्च वर्क आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पर अरुण सोनाकिया जी ने ये वाली स्टडी कर रखी थी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।